होता है वो सवाल ये होता है कि गांधी जी ये चाहते थे कि समाजवादी संगठन के अंदर कुछ जिम्मेदारी संभालें। डॉक्यूमेंट ये बताते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से जब ये बात कही गई तो डॉक्टर लोहिया ने 3 शर्तें लगाई। उन्होंने कहा नंबर 1 ये कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री नहीं होगा। नंबर 2, जो कांग्रेस कार्य समिति में लोग रहेंगे वो कैबिनेट मिनिस्टर्स नहीं रहेंगे, या वो लोग मिनिस्टर हैं तो वो समिति में नहीं रहेंगे। और तीसरा ये कि पार्टी को अगर कोई सरकार ऐसा काम करती है जो जन विरोधी लगता है उसका विरोध करने का अधिकार होगा। ये 3 बातें उन्होंने कही और उस प्रस्ताव का स्वीकार कर दिया गया, तो वो पूरी बात वहां पे खत्म हो गई। दूसरी बार जब ये प्रयोग हुआ, जेपी के साथ हुआ, और जेपी ने तब 14 सूत्रीय एक प्रोग्राम दिया जिसको हमने अपनी किताब जो है उसके अंदर छापा भी है, समाजवादी आंदोलन के दस्तावेज के अंदर, और उसको भी कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। तो ये जो एक कांग्रेस के लोग तमाम सारे आरोप लगाते हैं कि भाई हम तो चाह रहे थे कि आप लोग रहें, मतलब 18 जो है 48 में तो विदाई हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी हम तो चाहते थे कि आप रहें और संगठन में आपको जगह देना चाहते थे, आपने नहीं ली। वो लोग शर्तों की बात नहीं करते हैं। तो मैं मतलब उसके ऊपर आपकी टिप्पणी मैं चाहता हूं, क्योंकि दर्शकों को स्पष्टता रहनी चाहिए। हम लोग 90 साल का एक किस्म का ब्रीफ दे रहे हैं, तो मालूम हो तो अच्छा है। जी नहीं, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। देखिए, कांग्रेस के अंदर समाजवादियों ने रचनात्मक भूमिका निभाने में किसी से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जब पहली बार जवाहरलाल जी नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो विदेश नीति बनाने का, विदेश मंत्रालय बनाने का, विदेशों से संपर्क बनाने का काम उन्होंने राम मनोहर लोहिया को दिया, जिसको उन्होंने बड़े शानदार तरीके से पूरा किया। एक उस समय पुस्तिका भी छापी गई जो अभी उसका एक गवाह है। राम मनोहर लोहिया के अलावा जयप्रकाश नारायण को उन्होंने श्रम विभाग के संगठन का काम दिया, उसको जयप्रकाश नारायण ने निभाया। इसके बाद जो अगली कार्य समिति बनी उसमें अच्युत पटवर्धन और जयप्रकाश नारायण सदस्य थे, राम मनोहर लोहिया सदस्य थे। किसी भी बैठक में कोई अराजकता की, गैर जिम्मेदारी की भूमिका इनकी नहीं थी, बल्कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव के बनाने में आचार्य नरेंद्र देव 3 महीने के लिए सेवाग्राम अस्पताल में बुलाए गए गांधी जी द्वारा। रोज बात होती थी, धीरे धीरे उसमें से एक आंदोलन का आकार बना। आचार्य जी के बारे में तो गांधी जी खुद इतने प्रभावित थे कि 1946 में जब कांग्रेस के अध्यक्ष की तलाश होने लगी, मौलाना आजाद 6-7 से अध्यक्ष थे और उस समय भारत छोड़ो आंदोलन चला था, तो गांधी जी ने खुद आचार्य नरेंद्र देव का नाम अध्यक्ष पद के लिए लिखा। उनका मौन का दिन था, उस नाम को पटरी पर लिखा और उस पट्टी पर लिखे नाम से इतने चौंके बाकी बड़े कांग्रेसी नेता, तो उन्होंने गोलबंदी करके कहा कि नहीं, और किसी को बना दीजिएगा, नरेंद्र देव को मत बनाइएगा। तो एक शंका का भाव था। जहां तक जिम्मेदारी की बात है तो समाजवादियों ने संविधान सभा का पहले जब निर्माण हुआ तो उसमें न जाने का निश्चय किया, क्योंकि कांग्रेस का 1931 से प्रस्ताव था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर एक स्पष्ट खुली संविधान सभा बनेगी। वो नहीं बनी थी, 15% लोगों के वोट के आधार पर बनी थी। उनको नहीं मालूम था समाजवादियों को कि नेतृत्व ने थकान के कारण या जिस भी कारण से समझौते का फैसला कर लिया है, इस आधार पर वो संविधान सभा में नहीं गए। लेकिन जब संविधान सभा शुरू हो गई और मुस्लिम लीग ने बायकॉट कर दिया, पाकिस्तान बन गया, तो समाजवादियों ने पुनर्विचार किया। जवाहरलाल जी को जयप्रकाश नारायण जी ने चिट्ठी लिखी, उसमें 7 समाजवादियों का नाम दिया, नरेंद्र देव, लोहिया, अरुणा असफ अली, जयप्रकाश नारायण नहीं, अच्युत पटवर्धन आदि। लेकिन वो उनको कोई उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद जब सरकार बनी तो एक रचनात्मक विपक्षी भूमिका ये निभाने के लिए आगे बढ़े। इन्होंने नेपाल की राणाशाही को खत्म करने के लिए एक प्रदर्शन किया। ये पहला प्रदर्शन था, आजादी के बाद का पहला प्रदर्शन था किसी भी सवाल पर दिल्ली में। उस पर आंसू गैस चली, मुश्किल से 60-70 लोग थे, उस पर आंसू गैस चली, उनको 3 महीने की सजा कर दी गई। और सरदार पटेल ने कहा कि ये पहला मौका है, विदेशी सरकारों को ये पता लगना चाहिए कि हम किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की कमजोरी नहीं आने देंगे। तो अपने ही लोगों पर आपने ये दवा इस्तेमाल किया। जो आपने जयप्रकाश जी का नाम लिया, जयप्रकाश जी का चरित्र हनन किया। पहले बुलाया बात करने के लिए, कहा कि बात को थोड़ा ठोस करो तो कुछ मुद्दे बताओ। जब 14 पॉइंट को लिख के दे दिया गया तो कहा अरे ये तो तुमने कुछ गलत समझ लिया,
सरकार में हिस्सेदारी की बात तो हम लोग कर नहीं रहे थे, हम लोग तो सहयोग की बात कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद समाजवादियों का एक बड़ा हिस्सा श्री अशोक मेहता जैसे सिद्धांतकार के नेतृत्व में 1959 में कांग्रेस में गया। उन्होंने कंपल्शन ऑफ बैकवर्ड इकोनॉमी की बात की। फिर अशोक मेहता के साथ क्या बर्ताव किया गया? उनको पहले योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया, उनके साथ एनडी तिवारी जी आए थे, उनको यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, फिर मंत्री बनाया गया, फिर किनारे कर दिया गया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए समाजवादियों का उत्तर प्रदेश और बिहार के संगठन पर नेतृत्व था। आचार्य नरेंद्र कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, लेकिन उन्होंने जानबूझ करके संगठन पर पूरा वर्चस्व होने के बावजूद एक तरह से भरी थाली को अलग कर दिया कि हमें विपक्ष का निर्माण करना। क्योंकि विपक्ष उस समय क्या था सुनील जी, एक तरफ सांप्रदायिक विपक्ष था, यानी हिंदू महासभा जो हर गली और हर गांव में हिंदू मुसलमान को झगड़ा कराने में लगी हुई थी। दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी में भी रणदीवे लाइन आ गई थी, जहां सशस्त्र संघर्ष की बात की गई। तेलंगाना तेभागा में कोशिश भी कई सशस्त्र क्रांति की। तीसरा, कश्मीर में पाकिस्तान की सेना चली आई रजाकारों के देश में और श्रीनगर तक सेना पहुंच गई। तो ये जो माहौल था, इसमें लोकतंत्र खुद एक खतरनाक प्रयोग था और इसमें समाजवादियों ने रचनात्मक विपक्ष की भूमिका अदा की और उसके लिए संविधान निर्माता, राष्ट्र निर्माता, राजनीति शास्त्री उस महत्व को मानते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जाता है कि समाजवादियों में गैर जिम्मेदाराना रुख था, उन्होंने कोई जिम्मा नहीं लिया। जिम्मा लिया जब जिम्मा आपने लिया जब आपको कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाने का गांधी जी का प्रस्ताव था, तो आपने नरेंद्र को क्यों नहीं लिया? जब अशोक मेहता पार्टी में चले आए कई हजार कार्यकर्ताओं को लेकर के, तो आपने 2-4-10 टिकट देने के अलावा और क्या किया? क्या इस्तेमाल किया इनका? जी, आगे बढ़ते हैं हम प्रोफेसर साहब, आगे बढ़ते हैं। जो है डॉक्टर लोहिया का पचमढ़ी का भाषण एक तरीके का नया एक वैचारिक धरातल उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी को दिया, समाजवादी विचार को एक नई ऊंचाइयां उन्होंने प्रदान करने का काम किया। सप्त क्रांति का विचार भी दिया, जो है पिछड़ा पावे 100 में 60 का भी विचार दिया, तमाम सारी बातें हुई। लेकिन ये सब करते हुए उस समय तक कांग्रेस पार्टी का जो अनुभव आ गया था, इस देश में कहीं डूबते ही नहीं है, सब तरफ उनकी सत्ता थी। तो एक गैर कांग्रेसवाद की रणनीति डॉक्टर लोहिया ने दी, उसको लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े किए जाते हैं। जबकि वो नीति सफल रही, 9 राज्यों के अंदर सरकार भी बनी, तो उस समय की गैर कांग्रेसवाद का जो रणनीति थी वो कितनी आवश्यक थी? उस समय की जो पूरी देश की परिस्थिति थी उसके अंदर इसके अलावा कोई दूसरा एक तरीका नहीं था आगे बढ़ने का। अगर फाइनली तो तानाशाही में बदली ही कांग्रेस इंदिरा गांधी की, लेकिन उस दिशा के अंदर जा रही थी जिसमें भ्रष्टाचार भी था, जिसमें अत्याचार भी था, जिसमें महंगाई, बहुत सारे सवाल उसके थे जो 74 के अंदर उठ करके फिर सामने आए, छात्र आंदोलन के सामने आए। तो इसमें गैर कांग्रेसवाद की जो नीति है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, उस समय दुनिया में लोकतंत्र का प्रयोग विफल हो रहा था। लोकतांत्रिक सरकारें जब विफल होती थी तो वहां सैनिक तानाशाही आ जाती थी या वन पार्टी रूल हो जाता था, जैसे कीनिया में हुआ, इंडोनेशिया में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, नेपाल में हुआ। राम मनोहर लोहिया जी ने 1962 में चीनी हमले के बाद देश भर में एक उदासीनता का, एक नाराजगी का और एक अपमान का भाव था। आसाम के सरहद तक चीनी सेनाएं आ गई थी, पूरा उत्तर पूर्वी से भारत कटने की कगार पर था। खुद प्रधानमंत्री ने अलविदा का भाषण दे दिया था। ऐसे माहौल में राम मनोहर लोहिया ने और देश ने यह भी देखा कि कांग्रेस को लगातार 1952 से 1962 के बीच में वोट उनका घटा है, लेकिन आधे से ज्यादा वोट कांग्रेस के खिलाफ पड़ने के बावजूद सरकारें नहीं बदलती थी और बिना सरकारों के बदले नीतियां नहीं बदलती और गरीबी का सवाल बढ़ रहा था, बेरोजगारी का सवाल बढ़ रहा था। तो राम मनोहर लोहिया ने एक वामपंथी राष्ट्रीय मोर्चा बनाने का प्रयास किया, एक नियम नीति आधारित, कार्यक्रम आधारित एक मोर्चा बनाने का प्रस्ताव उस समय की सभी गैर कांग्रेसी पार्टियों को रखा। उसमें कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी थी, जनसंघ था, स्वतंत्र पार्टी थी और क्षेत्रीय पार्टियां थी। इसमें से नीति कार्यक्रम आधारित एकता के लिए खाली कम्युनिस्ट पार्टियां तैयार थी।
सीपीआई, सीपीएम और संसोपा का एक मोर्चा बना। उस मोर्चे ने 1965 और 66 में कई जनहित के सवाल उठाए, जैसे महंगाई का सवाल, बेरोजगारी का सवाल। एक विद्यार्थी मार्च भी आयोजित किया 1966 में। जनसंघ इसमें कहीं नहीं थी। जनसंघ जब चुनाव हो गया तब उसके बाद कई राज्यों में, 9 राज्यों का आपने जिक्र किया, कांग्रेस में अंदरूनी फूट हुई। कांग्रेस के असंतुष्ट नेता बाहर निकले। उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह, बिहार में महामाया प्रसाद सिंह। कई जगह क्षेत्रीय पार्टियों को बहुमत मिला, ज्यादा सीट मिली, जैसे तमिलनाडु में डीएमके, पंजाब में अकाली दल। तो इन लोगों का एक मोर्चा बना जिसने 2 साल शासन किया। 1969 तक आते आते ये मोर्चा अंतर्विरोध ग्रस्त हो गया। राम मनोहर लोहिया 1967 में ही अक्टूबर में गुजर गए। अपने मरने के पहले राम मनोहर लोहिया ने नीतिगत प्रगति के लिए दबाव बनाया। किसानों बिना मुनाफा खेती बाड़ी उस पर लगे न माल गुजारी। ये समाजवादियों का 1934 से नारा था। उन्होंने कहा अब तो इसको माफ करो। लेकिन उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह जी, बिहार में महामाया प्रसाद सिंह जी और जनसंघ आदि ने भूमि सुधार और लगान माफी के सवाल पर पैर पीछे खींचा। भाषा के सवाल पर अंग्रेजी की अनिवार्यता, अंग्रेजी में जो लड़का फेल हो रहा है बाकी सब विषयों में पास होता है, उसको पास घोषित करो। खाली बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने साहस दिखाया, बाकी जगह ये बात नहीं मानी गई। तो राम मनोहर लोहिया का गैर कांग्रेसवाद का जो प्रयोग था वो जड़ता की राजनीति, यथास्थितिवाद की राजनीति को तोड़ने के लिए था। और जो जमीन पर सच था वो यही था कि गरीबी और भ्रष्टाचार में लड़ाई हो रही थी। भ्रष्टाचार का संरक्षण उस समय की सरकारें कर रही थी और गरीब बगावत की मुद्रा में था। तो लोकतांत्रिक समाधान यही था कि गैर कांग्रेसी वोटों का बंटवारा रोका जाए और चुनाव में समझौता किया जाए। समझौता कैसा? कुछ कार्यक्रमों के आधार पर कि सरकार बनेगी तो हम अगले 5 साल में क्या करेंगे। उसका एक 11 सूत्री प्रोग्राम भी दिया, इसमें खेती के लिए पानी, किसान के लिए दाम, मजदूरों के लिए रोजगार, नौजवानों के लिए शिक्षा, उद्योगपतियों के लिए व्यवसाय के अवसर, ये अवसर, औरतों के लिए शौचालय और बिना धुएं का चूल्हा, ये सब कार्यक्रम दिए गए। और इसी कार्यक्रम के आधार पर गैर कांग्रेसवाद की रणनीति चली। लेकिन आज प्रचार ये किया जाता है कि जनसंघ और आरएसएस की जन्म का कारण राम मनोहर लोहिया थे। राम मनोहर लोहिया के समय में ही जनसंघ ने जितने सामंती परिवार थे उन सबको अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। जितने यथास्थितिवादी ताकतें थी उनके साथ अपने को जोड़ने की कोशिश की। उनका और लोहिया का रिश्ता सरकारों के बनने के बाद भी कभी सहज नहीं रह पाया। लेकिन अब शोर का क्या करिएगा, शोर तो ये मचाए, चोर मचाए शोर। जी जी जी